मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की जो स्पेशल रिपोर्ट है, इसका जो टॉपिक है वो है लीडरशिप। और मेरे साथ जो मौजूद है माहिर कानून रियाज अंजुम साहब, उन्होंने लीडरशिप पर एक किताब भी लिखी है, पाकिस्तानी मसीही और क़यादत का बहरान। और नाज़रीन, आज हम इस टॉपिक पर उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। रियाज साहब, आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज हम आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आज हम लीडरशिप पे बात करेंगे। रियाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये लीडरशिप है क्या? थैंक यू वेरी मच सलीम साहब। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको जी, थैंक यू। फजल टीवी को बहुत शुक्रिया जी। और फजल टीवी की पूरी टीम को, जी, थैंक यू। पादरी इमरान साहब को, जी सिस्टर महवश को, जी, थैंक यू। जिन्होंने फजल टीवी का आगाज़ किया जी जी, और थैंक यू। आपने मुझे मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच। जी जहाँ तक बात है लीडरशिप की, तो मैं जी जी समझता हूँ कि जितनी भी कौमें हैं, माशरे हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जी जी उन्होंने अगर तरक्की की है तो वो लीडर्स की वजह से की और जी, लीडरशिप की वजह से की है। बिल्कुल जी। और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप वो है, मेरे ख्याल में जी लीडरशिप वो है जो अपनी कौम को, जी अपनी कम्युनिटी को उन मसाइल में से निकाले जी जिन मसाइल में कौम फंसी हुई हो। जी, बिल्कुल दुरुस्त या फरमाया आपने। या लीडरशिप वो है जो अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को वो कुछ दे जी जिसकी उसको ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इसलिए लीडरशिप को डिफ़ाइन मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ किया है। जी मेरे ख्याल में लीडर वो है जो कौम को ख्वाब दे, जी, बिल्कुल। और अजीम लीडर वो होता है जो कौम को ख्वाब के साथ उसकी तबीर भी दे। जी बिल्कुल। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ख्वाबों की तबीर देना तो दूर की बात है, जी सो कॉल्ड लीडरशिप के पास ख्वाब भी नहीं रहे। जी, बिल्कुल। तो जब मैं उनके समझ पास ही ख्वाब नहीं तो फिर तो फिर उन्होंने उन्होंने कौम कौम को को क्या क्या देना? ख्वाब देने हैं। जी बिल्कुल। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान नहीं रहा बल्कि जी बहरान रहा है। जी। तो इसलिए मैंने ज़रूरत महसूस की कि इसके ऊपर किताब लिखी जाए, जी और जिसका आपने टाइटल का जिक्र भी किया, पाकिस्तानी मसीही और क़यादत का बहरान। जी ये मैंने बुक लिखी और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान में मसीहियों के मसाइल क्या हैं, जी बिल्कुल। इन मसाइल की वजूहात क्या हैं, जी जी और इन मसाइल के ज़िम्मेदार कौन हैं, जी और इन मसाइल में से हम निकल कैसे सकते हैं। जी, बड़े अच्छे टॉपिक्स इन छेड़े आपने इसमें। इन जी जी इन बातों का अहाता मैंने किताब के ऊपर किया है। और कोई भी शख्स उस किताब को पढ़ेगा जी तो आप वो ये ज़रूर रियलाइज़ करेंगे कि वो क्वेश्चंस जी जो हर जी शौर और पैशनेट जी। मसीही के जहन में पैदा होते हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को एड्रेस किया उस और किताब ऐसा के हम अंदर। देखते हैं कि मोस्टली जो है 9 to 5 ही लीडर्स होते हैं, 9 से 5 तक के। जी जी लेकिन लीडर तो हमेशा हर वक्त ही लीडर होता है ना, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त वो लीडर दिखाई देता है। जी बिल्कुल। देखें, एक एक्टिविस्ट जी में और एक लीडर में फ़र्क होता है। जी बिल्कुल। एक्टिविस्ट जो रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उसके ऊपर काम करता है, उसके जी ऊपर रिएक्ट करता है जी और उनको हल करने के लिए जद्दोजहद करता है। हाँ। जबकि लीडर में और एक्टिविस्ट में फ़र्क ये, लीडर विजनरी होता है, जी उसके पास विजन होता है और वो हमेशा फ्यूचर की सोचता है और आने वाली जनरेशन्स के लिए वो सोचता है, वो आने वाले इलेक्शंस के लिए नहीं सोचता। जी। जैसा आपके ख्याल में पाकिस्तानी मसीहियों में क़यादत का बहरान है? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी मसीहियों में क़यादत का बहरान अगर आपने देखना हो तो आप देखें जी कि पाकिस्तान की जो, आज से जब पाकिस्तान बना था जी तो उस वक्त हमारा ब्यूरोक्रेसी में क्या रेट था। जी जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त हम पार्लियामेंट में कितनी हमारी परसेंटेज थी और वहाँ पे हमारा लेवल क्या था। जी और अगर आपने देखना है कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त जो मसीही के जो एजुकेशन थी, जी आप देखें ना, आज भी कहा जाता है कि मसीहियों को जो एजुकेशन है वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स ने दी है जी और क्रिश्चियन पढ़े लिखे लोगों ने दी है। जी और पाकिस्तानी मसीहियों की जो सिचुएशन है वो जर्नल पाकिस्तान में जो एक जर्नली आबादी की जो तनासब है स्टडीज़ का, जी पाकिस्तानी मसीहियों का उससे कम है। जी तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी यहाँ पे मसाइल हैं जी जो पाकिस्तानी मसीहियों को दरपेश हैं, जी जी जहाँ अब देखिए बड़े बड़े मसाइल में जहाँ एक फोर्स्ड कन्वर्शन का मामला है, ज़बरदस्ती
रिलीजन चेंज करवाया जाता है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं उनको रेप किया जाता है। जी 295C के जी जो एक कवानीन हैं, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जी आपका डिस्क्रिमिनेटरी है। जी इसके अलावा आप देखें जो मसीही नौजवान हैं उनको बेरोज़गारी का मसला है, उन ये सारे जो मसाइल हैं ये लीडरशिप के फुकदान की वजह से हैं। ये देखिए कि जो पाकिस्तान में 1981 में भी आप सलीम साहब जानते हैं कि वहाँ उस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर जो मिनॉरिटी की नुमाइंदगी थी वो 10 नशिस्तें थी, जबकि जी टोटल जो आबादी थी, जो टोटल जो पार्लियामेंट के मेंबर थे उनकी तादाद कौमी असम्बली में 217 थी। जी आज 342 हैं, 342 हैं, जी और आज भी मिनॉरिटी की जो वहाँ पे नुमाइंदगी है वो 10 है। 10 रिजर्व सीट्स सीट्स हैं। हैं। जी तो अब देखें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब सीट्स में इजाफा किया 2002 में, जी तो आज तकरीबन कोई 18 साल गुजर गए हैं, जी तो मसीहियों की सीट्स में इजाफा नहीं हुआ। तो बिल्कुल इसलिए डिस्क्रिमिनेशन भी है, फोर्स्ड कन्वर्शन भी है, सीट्स में इजाफा भी नहीं है, जी एजुकेशन का भी मामला है, जी बेरोजगारी भी है। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप जो है वो फुकदान नहीं है, बहरान है। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा पाकिस्तान की जो तारीख है, जी जो मुख्तसर सी तारीख है, उसमें जो मसीहियों में लीडरशिप आई है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक विजनरी लीडरशिप, जी वो है शहबाज भट्टी साहब की। बिल्कुल और दुरुस्त फरमाया आपने। और शहबाज भट्टी साहब को देखें कि उन्होंने एक विजन लेके आगे बढ़े और कौम की क़यादत की, और आज 5% जो कोटा सिस्टम मिला हुआ है इनके लिए, जॉब कोटा जो 5% मिला हुआ है, उसने मसीहियों के हालात को चेंज किया है। जी बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ मुख्तलिफ लोगों को जो इंतहाई लेबर क्लास से तल्लक था उनका, जी और आज उनके वालदैन का और बड़े डिजर्विंग फैमिली से उनका तल्लक था, लेकिन जी आज जी वो 5% कोटे की वजह से जी बड़ी बड़ी एक पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं। जी तो ये दिस क्रेडिट गोज टू शहबाज भट्टी साहब। जी और मैं समझता हूँ कि जो सियासी क़यादत पिछले 75 ईयर्स में आई है, उसमें शहबाज भट्टी साहब ही जी एक ऐसा शख्स है जिसको हम कह सकते हैं जी कि ही वॉज अ कमिटेड जी पर्सन एंड ही वॉज अ ग्रेट लीडर। जी रियाज साहब, आज अगर हम देखते हैं असर हाजिर में, तो माएँ जो हैं वो स्पोर्ट्समैन पैदा कर रही हैं, प्रोफेसर्स पैदा कर रही हैं, डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं, और तमाम शोबा ज़िंदगी के जो शोबे हैं उनमें अच्छी मतलब एलीट क्लास। लेकिन आज लीडरशिप का बहुत ज़्यादा फुकदान है, माएँ लीडर्स नहीं पैदा कर रही। असल में देखें जी, जो सियासत है ना उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जी उसमें आपको अपना वक्त भी देना पड़ता है, उसमें आपको अपनी टाइम पैसा भी देना पड़ता है, उसमें जी आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जी जी इसलिए जो माएँ हैं या जो ख़ानदान हैं, फैमिलीज़ हैं, जी वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे हम्म, जल्दी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाएं, दैट्स वाई वो जॉब्स में आते हैं। तो लीडरशिप में आने के लिए अपने वजूद की कुर्बानी देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात शहादत भी कबूल करनी पड़ती है। जी ये बड़ा कठिन रास्ता होता है और जी इसको चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक बात है लीडरशिप की, तो आई विश के फैमिलीज़, वालदैन ख्वाहिश करें कि वो अपने कुर्बानी देना सीखें। बच्चों को इस तरफ भी भेजें ताकि मसीही कौम को कोई लीड करने वाला भी हो। जी रियाज साहब, हम मसीही जो हैं किस तरह एक अच्छा लीडर जो है ये पैदा कर सकते हैं? देखिए, लीडरशिप पैदा करने के लिए जो कौम होती है उसको कलेक्टिव अज़म के साथ आगे बढ़ना होता है। अगर यहाँ पे अगर लीडरशिप का फुकदान रहा है या जी जी बहरान है, जी तो इसमें हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। जी हमारी जो क्रिश्चियन क्लर्जी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, जी हमारी जो अवाम पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है। जी आप देखें, अगर कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, जी तो जब उनको ज़रूरत पड़ती है पब्लिक की, तो उनके पीछे कोई नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसा हमारी है। पब्लिक का एटीट्यूड ये है कि ना वो आगे जाती है, ना वो पीछे आती जी है। जी तो इसलिए पब्लिक को भी चाहिए कि वो भी अपनी जो विजनरी लीडरशिप अगर कोई आती है तो जी उसको जी फॉलो करें, और जो लीडर्स जो पॉलिटिक्स में लोग आते हैं उनको भी चाहिए कि वो विजन के साथ आए, ख्वाहिशात के साथ ना आए। जी जो ख्वाहिशात के साथ आएंगे
वो पार्लियामेंटेरियन तो बन सकते हैं, वो शायद एमपीए भी बन जाए, एमएनए भी बन जाए, जी बट वो लीडर नहीं बन सकते। अब देखें हमारी तारीख में कितने एमएनएज आए जी और कितने एमपीएज आए, हाँ लेकिन लीडर तो सिर्फ शहबाज साहब आए। जी चूंकि शहबाज साहब को हम यहाँ पे बैठ के क्यों कह रहे हैं कि वो एक लीडर है, इसलिए जी कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जी मतलब उन्होंने 5% कोटा दिया, उन्होंने जी। ब्लास्फेमी लॉज के अगेंस्ट अपनी अपनी जान का नजराना दिया। जान का नजराना पेश किया और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने वो कमिटेड रहे और जदोजहद इन लॉज के अगेंस्ट करते रहे। जी जी और इसके अलावा उन्होंने सेनेट में 4 नशिस्तें दी। जी अब जितने भी दूसरे पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, जिसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो 3-3 4-4 दफा वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन तो सिफर है, जी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन ऐसा। कोई भी नहीं है, जी डिलीवर नहीं कर सकते। डिलीवर नहीं कर सके। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारी पब्लिक है उसको भी जो एक जहनीत है ना कि जो सियासत को गलाजत समझते हैं, जी उनको उनको समझना होगा कि सियासत से बड़ी इबादत नहीं है। जी एक आप अपने चर्च का सारा कंट्रीब्यूशन, आप अपनी एनजीओज का सारा कंट्रीब्यूशन, जी सोशल एक्टिविज्म का सारा कंट्रीब्यूशन एक तरफ रख लें और आपका 5% जो कोटा है ना, जी। वो सभी पे भारी है। बिल्कुल क्योंकि ऐसा। आपकी कौम के जो मुकद्दर जो बदल रहा है या जो स्टेटस को चेंज कर रहा है या जो जी, जी। आइडेंटिटी चेंज कर रहा है, वो आपका कोटा सिस्टम है, बिल्कुल। जो जॉब कोटा है। जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो क्यादत है, क्यादत उभर सकती है, जी लेकिन जो हमारी मजहबी कलर्जी है, जो हमारी पब्लिक है, उसको भी सियासत की तरफ अपना रवैया चेंज करना होगा। जी और जो पॉलिटिकल लोग आगे आते हैं उनको एक सपोर्ट देनी होगी। जी वो सपोर्ट देंगे तो वो अपने विजन को आगे बढ़ा सकेंगे। जी जैसा दुरुस्त फरमाया आपने। आपने ये भी बात की कि अगर कोई लीडर कॉल करता है तो लोग उसके पीछे निकलते नहीं हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई वो लीडर है जो कॉल कर रहा है? लोग भी एनालिसिस करते हैं, लोग भी उनको देखते हैं, लोगों एज ए लीडर वो डिलीवर ही नहीं कर रहे होते जिनके पीछे लोग निकलते नहीं हैं। वरना हम देखते हैं कि शहबाज भट्टी साहब बड़ा अच्छा गैदरिंग उनके पीछे थी और लोग उनको ऑन भी करते थे और हर तरीके से उनको रिस्पेक्ट भी देते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के अंदर भी वो खूबियाँ नहीं हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए। हम जैसे आपने फरमाया कि ज़रूरियात या ख्वाहिशात नहीं होनी चाहिए लीडर के अंदर, लालची नहीं होना चाहिए, उसका एक करैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे नाज़िम मैं आपको बताता चलूँ कि जिस शख्स ने लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की और किताबें लिखी हैं, जॉन सी मैक्सवेल, उसका कहना ये है 40 साल की रिसर्च के बाद कि लीडर जो है उसका करैक्टर होना चाहिए। तो खुदारा वो लोग जिनके अंदर ये क़यादत है या उभर रहे हैं, तो वो अपना जो करैक्टर है उसको मेंटेन रखें। अपने करैक्टर, आपकी ज़ाती ज़िंदगी आपका अपना ज़ाती फेल है, लेकिन आप अपने करैक्टर की जो हवा है ये ख़राब ना होने दें। क्योंकि मोस्टली ये हो जाता है रियाज साहब, कोई लीडर उभरता ही है तो उसकी कोई करैक्टर्स की जो हवा बड़ी ख़राब सामने आ जाती है। सलीम साहब आपने दुरुस्त बात की है, लेकिन असल मसला इसके साथ एक और भी है। जी अब देखें, आप कोई भी काज के लिए निकलें, काम जी। करें, आप अपनी क्लर्जी के पास चले जाएं। मैं एटीट्यूड लोगों के बताने लगा हूँ, जी। आप अपनी क्लर्जी के पास चले जाएं। जी आप उनको कहें कि जी ये काज है, इसके लिए हमने काम करना है। जैसे आपकी जो पार्लियामेंट और असेंबलीज की रिजर्व सीट्स में इजाफा नहीं हुआ, जी। अब अच्छी काज है ना, जी बिल्कुल। आप इनको कहें कि आपके साथ खड़े हो जाएं, नहीं होंगे खड़े। हमने टाइम एंड अगेन इन सिलेक्शन तजर्बात नहीं, को इलेक्शन। हमने टाइम एंड अगेन इस तहरीक के लिए जी जी बड़े नामों के साथ भी हमने राब्ते किए कि आए सिलेक्शन नॉट इलेक्शन की जी जी तहरीक में आए और हमारे साथ आके जस्ट खड़े हों, ताकि हम इस निज़ाम को, इस गुलामाना निज़ाम को, इस सीपी सिस्टम को हम चेंज करें। जी क्योंकि जब तक हम ये गुलामाना निज़ाम तब्दील नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। चूँकि जिस जगह से, यानी पार्लियामेंट से, जहाँ से आपने अपने हकूक हासिल करने हैं, अगर वहाँ पे आपकी ताकत नहीं होगी तो आप कैसे हासिल करेंगे? जी लेकिन उनका एटीट्यूड ये होता है कि वो ये कहते हैं जी सियासत तो मजहबी लोगों का काम नहीं है। लेकिन जब कोई भी शख्स
मिनिस्टर बन के इनके पास आ जाए तो फिर इनका कोई भी स्टेज उस मिनिस्टर के बगैर नहीं होता, तब इनकी सियासत कहाँ पे जाती है। यानी जी। जहां पे फोटो सेशन हो जी। वहां पे क्लर्जी कहती है कि जी ये हमारे मिनिस्टर, हम इनको इज्जत देने लगे हैं। जी। तो जहां पे कौम के लिए बाहर निकलने की बात हो, काम करने की बात हो, काज के लिए निकलने की बात हो, जिदोजहद करने की बात हो, तो वहां पे फिर ये कहते हैं जी सियासत का तो हमारे साथ तल्लुक ही नहीं है। इनको ये पता ही नहीं है कि अगर कौम सियासी लिहाज से कमजोर रहेगी और माशी लिहाज से कभी ताकतवर नहीं हो सकेगी जी। और माशरती लिहाज से कभी बावकार नहीं हो सकेगी। इसलिए हम समझते हैं कि जी। सियासी ताकत हासिल करना जरूरी है। तो इनका सिचुएशन ये डबल स्टैंडर्ड्स जी। है, डबल स्टैंडर्ड्स है। या तो इनको चाहिए कि सियासत से बिल्कुल आप किनाराकशी करें, जी। अगर किनाराकशी नहीं करते तो फिर कौम के लिए आगे बढ़े। जी बिल्कुल, ऐसा आपने 2 दफ़ा चर्च क्लर्जी के ताल्लुक से टच दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि मजहबी और सियासी क़यादत की कोऑर्डिनेशन आपस में होना कितना ज़रूरी है? सलीम साहब, मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़रूरी है। जी। मसीही कौम, बल्कि मैंने तो अपनी मेरी बुक में एक चैप्टर का नाम ही ये है कि कौमी तरक्की में मजहबी रहनुमाओं का किरदार। जी। देखें, जब तक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो मजहबी क़यादत है एक पेज पे नहीं होती और एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नहीं होती, जी। तब तक मसीही कौम तरक्की नहीं कर सकती। चूंकि जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसके पास विजन होता है। जी। और जो क्रिश्चियन क्लर्जी है पाकिस्तान के अंदर, इनके पास वसाइल हैं। जी। इन दोनों को मिलना होगा। जी। ये दोनों जब मिलेंगे तो फिर आगे कौम आगे बढ़ेगी। अगर ये दोनों मिलते नहीं हैं और जो जिस रवैये का मैंने जिक्र किया, अगर जी। क्रिश्चियन क्लर्जी का रवैया यही रहता है, तो सलीम साहब मेरी बात एक याद रख लें, जी। यहाँ पे मसीही कौम का माशी लिहाज से ताकतवर होना, सियासी लिहाज से ताकतवर होना और माशरती लिहाज से बावकार होना, ये बड़ी कठिन मंजिल है। जी, दुरुस्त फरमाया आपने रियाज साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। रियाज साहब, आज मसीहियों को बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस का सामना है, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, तो इन सारे मसाइल्स को किस तरीके से निकाल सकते हैं हम? देखिए जी, ये जो मसाइल हैं, इनमें से निकलने के लिए कुछ तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए और कुछ शॉर्ट टर्म। जी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में मेरे ख्याल में एक तो हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जी। इसको बदलना पड़ेगा। जी। हमें एज ए कौम एक तहरीक जी। चलानी पड़ेगी ताकि ये जो हमारे ऊपर गुलामाना निज़ाम के ज़रिए MPA MNAs बैठाए जाते हैं, जी। ये सिस्टम ख़त्म हो जी। और मसीही कौम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करे। जी। चूँकि जब मसीही कौम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करेगी तो एक रिफाइंड क़यादत सामने आएगी। जी। और जो रिफाइंड क़यादत होगी हम्म। वो पार्लियामेंट में अपने मसीहियों के हुकूक हासिल करने के लिए जी। जी। जिद्दोजहद करेगी। जी। इनकी नाअहली का तो हाल ये है कि ये पिछले 20 सालों में सीट्स में इजाफे के लिए, जो रिजर्व सीट्स हैं पार्लियामेंट और असेंबलीज जी। के जी। अंदर, उनमें इजाफे के लिए एक बिल टेबल नहीं कर सके। जी। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो मसीही कौम को एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल। जो मसीही वालिदैन हैं उनको अपने बच्चों को आधी रोटी खा के भी पढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल और रियाज साहब, मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा आपसे ब्रेक लूँगा कि राजा रणजीत सिंह ने किसी से मशवरा किया था कि सिख कौम को तरक्की देने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, तो उसने कहा था कि अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। फिर उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, उसने कहा था इनकी नानियों दादियों को भी पढ़ाओ। इस कदर तालीम को आम किया था। और जब उसने बच्चियों को तालीम देना शुरू कर दी थी, तालीम लाजमी करार दे दिया था तालीम को बच्चियों के लिए, औरतों के लिए, तो आज हम अगर देखें तो सिख कौम में बेकारी जो है ना होने के बराबर है। क्योंकि जब आप किसी कौम तालीम से तो तब्दीली है, तो जब आप किसी कौम को ख्वाब दे देते हैं, तालीम दे देते हैं, तो फिर आने वाली जो नस्लें वो तब्दील हो जाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। यही बात मैं कर रहा था कि मसीही जो वालिदैन हैं उनको अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक रियलिटी है जी कि जो बहुत ज़्यादा जो कन्वर्जन है पाकिस्तान में, वो आपको पता है कि एक सर्विंग क्लास से हुई थी। जी। और मसीही कौम ने अपनी मेहनत से
जी। यहाँ तक एक अपनी आइडेंटिटी लेके आए हैं कि जी। अब मसीही कौम एक बावकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी। मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद बावकार बनाने के लिए मसीही कौम को और मसीही वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो देनी होगी। चूँकि देखें, एक रियलिटी ये है कि मसीही ना तो बहुत बड़े यहाँ पे लैंडलॉर्ड हैं, जी। ना बहुत बड़े जागीरदार हैं, ना यहाँ पे बहुत बड़े मिल ओनर्स हैं, जी। ना बड़ी-बड़ी कॉरपोरेशनों के मालिक हैं। जी। तो मसीहियों के पास एक रास्ता है, एक दरवाज़ा है, वो है तालीम का दरवाज़ा। जी। तो मैं समझता हूँ कि मसीहियों को तालीम के लिए और आला तालीम के लिए जी। कोशिश करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, मसीही कौम में से अच्छे प्रोफेशनल निकले। जी। पता क्या रियाज साहब, बात ये है कि जब कोई वाक़या हो जाता है, जहाँ पे कहीं जहालत का कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है, लाइक शमा शहज़ाद को जलाया गया, और उसके बाद हमारे बहुत बड़े-बड़े फ़ेसबुक के लीडर्स, स्कॉलर्स जो हैं, और इसी तरह दूसरे शुबह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था जी हमारी कौम में तालीम की कमी है। तालीम की कमी के बायस ये हुआ, तालीम पे काम करने की ज़रूरत, तालीम पे ये करने की ज़रूरत, तालीम पे वो करने की ज़रूरत है। लेकिन अमली तौर पर सिर्फ बयानबाज़ी की हद तक नज़र आया, अमली तौर पर फिर उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। और आज हाल ये है तालीमी इदारों का कि अगर हमारे बच्चों के पास फ़ीस नहीं होती तो उनकी इंसल्ट की जाती है, उनको खड़ा किया जाता है अफ़सोस। फ़ीस के लिए। और बच्चे फ़ीस ना होने की वजह से जब खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना उन्हें करना पड़ता है, और फिर पूरा स्कूल जो है वो उनको देख रहा होता है कि ये वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन ने या जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई। तो ये रवैये जो हैं, रियाज साहब क्या कहना चाहेंगे ऐसे रवैयों पर आप? मैं समझता हूँ कि जो हमारी कौम है ना, बेसिकली ये एक फ़ोटो सेशन ग्रुप बन गया हुआ है। जी। जहाँ पे कोई वाक़या हो जाता है तो वहाँ पे फ़ोटो सेशन जब तक चलती है, वो फ़ोटो सेशन चलाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कभी कोई काम नहीं करते। जी। अब देखें, आपने बीइंग जर्नलिस्ट शहज़ाद और शम्मा के केस को हाईलाइट किया, जी। और मैंने बीइंग लॉयर जी। खुदा के फजल से ट्रायल केस में से कोई 5 लोगों को सज़ाए मौत करवाई। जी। तो अब इन जहाँ तक इनका काम था, जी। इनका काम तो ये था कि ये एक स्ट्रैटेजी बनाते जी। और मसीही कौम के बच्चों की तालीम के लिए, जी। और स्पेशली चूँकि शहज़ाद और शम्मा के केस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पेशली जो भट्टों के ऊपर बच्चे जी। छोटे-छोटे बच्चे मज़दूरी कर रहे हैं, जी। तो उनके लिए इनको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए था, ताकि जो इन्होंने बयानात वग़ैरह दिए उस वक़्त फ़ोटो सेशन करवाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि अमली जामा भी उसको पहनाते जी। और तालीम के लिए काम करते। जी। और भट्टों पे अगर आज हम देखते हैं तो ऐसा बहुत कम लोग हैं। फ़ज़ल टीवी का विज़न है, फ़ज़ल टीवी भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो भट्टा मज़दूरों के जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये है कि फ़ोटो सेशन ही होते हैं, टेम्परेरी स्कूल कायम कर दिए जाते हैं। फ़ोटो सेशन हुआ, साथ ही स्कूल भी गायब हो गया, और अमली तौर पर वो बच्चे आज भी ईंटें डालते ही आपको नज़र आएंगे। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है पाबंदी भी लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद वो ईंटें स्लिप डाल रहे हैं। साहब, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जी। कि ये जो लोग मसीही कौम जी। के नाम के ऊपर और मसीही कौम की जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं जी। उनके नाम के ऊपर जितना फंड्स इकट्ठा करते हैं, जी। उनको लगाते नहीं हैं। इनको जी। उस वक़्त से डरना चाहिए जब लोग इनके जो गिरेबानों को पकड़ लेंगे जी। और फिर इनसे हिसाब मांगेंगे। जी। तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इनको इस वक़्त आने से पहले इन लोगों को मसीही कौम के लिए काम करना चाहिए। जी। रियाज साहब, थैंक यू सो मच। आज की स्पेशल बहुत रिपोर्ट में शुक्रिया, आपकी थैंक यू। कीमती राय का बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपकी बातों से आज जो हमने लीडरशिप पे की हैं, खुदा करे कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए लीडरशिप का जो बहरान है वो ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपने एडवोकेट रियाज अंजुम की खूबसूरत बातें सुनी, और उन्होंने लीडरशिप के फुकदान के तल्लुक़ से बात की कि कैसे हम लीडरशिप का जो फुकदान है ख़त्म कर सकते हैं। खुदा करे कि हमारी कौम में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जाए जो हमारी कौम को तरक्की की तरफ ले जाए। और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप भी एग्जाम्पल, और लीडर एक अच्छी मिसाल होता है। और जो भी लीडर्स हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो फिर आपका करैक्टर जो है वो सबके सामने एक बेहतरीन नमूना होना चाहिए। अगर करैक्टर नहीं है तो फिर लीडरशिप भी नहीं है। मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।